हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल टॉपर्स पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय समुदाय। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रीय संगठन होते क्या हैं। जब कोई क्षेत्र के कुछ देश मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं तो वो क्षेत्रीय संगठन कहलाता है। इन संगठनों का उद्देश्य है उस क्षेत्र की रक्षा के लिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए होता है। यूरोपीय समुदाय भी एक क्षेत्रीय संगठन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया था, जिस कारण सोवियत संघ और अमेरिका का आधिपत्य यूरोप पर हुआ। देखिए, हम यहाँ यूरोपीय समुदाय को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। सुनिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पीछे हो गया, यानी कमजोर होने लगा, जिस कारण पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करने लगा, तो दूसरी तरफ पश्चिमी यूरोप पर अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार करने लगा। ऐसी स्थिति में जहां पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के बट जाने से यूरोप की एकता, अखंडता का खतरा उत्पन्न हुआ, वहां चिंता की बात थी कि एक क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया जाए, जिसका उद्देश्य था यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण और एकीकरण करना। इसके लिए अनेक क्षेत्रीय आधार पर प्रयास किए गए। अनेक क्षेत्रीय संगठनों का उदय हुआ, जिसमें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल का एक महत्वपूर्ण योगदान था। यूरोप के एकीकरण के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं। ट्रूमैन का सिद्धांत, इसमें पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता देकर वहां साम्यवाद के प्रसार को सीमित करना था कि अगर पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता दे दी जाएगी तो जहां पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की विचारधारा है उसको पश्चिमी यूरोप में आने से रोका जाएगा। दूसरा प्रयास था बेनिलक्स। अब समझिए, बेनिलक्स, बे से बेल्जियम, नी से नीदरलैंड और लक्स से लक्जमबर्ग, इन तीनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ। इसमें सभी सदस्य राष्ट्र आयात और निर्यात पर एक समान कर। अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो ये है कि कुछ देश पारस्परिक हितों को देखते हुए बहुत व्यापारिक प्रणाली अपनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि कुछ देश अलग अलग देशों के साथ अलग अलग आयात निर्यात कर या फिर व्यापार प्रणाली को अपनाते हैं, जिसका उद्देश्य पारस्परिक लाभ प्रदान करना होता है। लेकिन बेनिलक्स समझौते के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि सभी सदस्य राष्ट्र एक कर प्रणाली को अपनाएंगे। अब तीसरा जो प्रयास था वो थी मार्शल योजना। इस मार्शल योजना में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी यूरोप को साम्यवाद की गोद में जाने से रोकना। इसके लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना से अमेरिका द्वारा 11 मिलियन डॉलर की सहायता दी गई। 11 मिलियन डॉलर की सहायता दी गई। इससे जहां एक तरफ यूरोप को साम्यवाद की गोद में जाने से तो बचा लिया गया, लेकिन यूरोप पर अमेरिका का एकाधिकारी प्रभुत्व कायम हो गया। चौथा प्रयास था यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन और पांचवा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इन दोनों पॉइंटों को एक साथ समझेंगे। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसमें क्या होगा कि जब अमेरिका ने 11 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता दी, यानी कि उन्होंने एक तरीका से एक निवेश किया। निवेश करने से उस देश में लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के बढ़ने से उत्पादन होगा, उत्पादन के बढ़ने से आय बढ़ेगी और आय के बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, क्योंकि अब लोग अपनी बढ़ी हुई आय से कुछ भाग बचत के रूप में रख पाएंगे और कुछ लोग कुछ अपनी आवश्यकता के लिए खर्च कर पाएंगे। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है यूरोपीय संघ का संगठनात्मक ढांचा या फिर यूरोपीय संघ की संस्थाएं। या ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा 16 मार्क्स में आया हुआ है, इसलिए अब हम इसको आगे पढ़ेंगे कि 1991 में यूरोपीय देशों के मध्य एक मोस्टिस्ट शिखर सम्मेलन हुआ। इस शिखर सम्मेलन में 1 नवंबर 1993 को मॉस्ट्रिक्ट संधि के अनुसार यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। इस संघ की विभिन्न संस्थाएं निम्नलिखित हैं। ध्यान दीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला जो संस्था है वो है हमारी यूरोपीय संसद। यह यूरोप के संप्रभुता संपन्न राज्यों का एक समूह है, जिसकी अपनी एक संसद होती है। इसकी 750 सीटें हैं और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब इसके कार्य को हम बहुत जल्दी से पूरा करेंगे, तो सुनिए। यूरोपीय आयोग की नियुक्ति का अनुमोदन
यूरोपीय संसद द्वारा किया जाता है। अगर यूरोपीय संसद को लगे कि वो सही नहीं है तो वो 2/3 बहुमत से उसे हटा सकती है। यह यूरोपीय आयोग के कार्यों की निगरानी का कार्य करती है। यह यूरोपीय आयोग के बजट पारित करती है। इसके बाद जो हमारी दूसरी संस्था है वो है यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद को संघ की कार्यपालिका की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें सदस्य राष्ट्रों के अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष, सदस्य राष्ट्रों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। इसमें इसके वर्ष में 2 बैठकें होना अनिवार्य है। अब इसके कार्य सामान्य आर्थिक नीतियों का समन्वय यूरोपीय परिषद द्वारा किया जाता है। सदस्य देशों के संयुक्त कार्यों को परिभाषित यूरोपीय परिषद करती है। तीसरी संस्था है हमारे यूरोपीय आयोग। बहुत शॉर्ट में हम इसको करते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष, सदस्यता एक सदस्य, जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उसका एक सदस्य इसका सदस्य होगा। अध्यक्ष, इसके आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति यूरोपीय संसद के सदस्यों की सलाह से अवश्य करते हैं और इसके जो अध्यक्ष है वो अपने ही सदस्य राष्ट्रों के में से की जाती है। अब कार्य, संघ की संधियों का इसे संरक्षण माना जाता है। संधियों के प्रावधानों को सही ढंग से लागू किया जाए यह सुनिश्चित करता है। यह सदस्य राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है या फिर किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर जुर्माना लगा सकता है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट नोट है कि आयोग के पास औपचारिक रूप से स्वायत्त शक्तियों का अभाव है। जैसे कि हमने पिछले वर्षों में पढ़ा है कि औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार की शक्ति होती हैं। यानी कि औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का हम उदाहरण ले सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास औपचारिक शक्ति है और राष्ट्रपति के पास अनौपचारिक शक्ति है। अर्थात नाम मात्र की शक्ति जो कि राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री को दी गई है। बिल्कुल उसी प्रकार यूरोपीय आयोग को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, लेकिन वो औपचारिक है। आयोग अपनी उस शक्ति का प्रयोग तभी कर सकता है जब मंत्री परिषद उसे स्वीकृति प्रदान करें। अब चौथी हमारी संस्था है न्यायालय। यहाँ यूरोपीय संघ के 2 न्यायालय होते हैं। न्याय का न्यायालय, दूसरा प्रथम उपाय का न्यायालय। दोनों ही न्यायालयों में समानता है कि इनका जो न्यायालय है वो लक्समबर्ग में है। दूसरा कार्यकाल 6 वर्ष होता है। न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है तथा कार्य, प्रथम कार्य न्यायालय का न्यायालय यूरोपीय संधियों की व्याख्या करता है, संधियों को कानूनों के अनुसार क्रियान्वित करता है, संधियों की अवहेलना करने वाले किसी भी राष्ट्र पर जुर्माना लगा सकता है। दूसरा है हमारा प्रथम उपाय का न्यायालय, जिसका कार्य है बहुत ही सरल कार्य है। व्यक्तियों तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा जो प्रस्तुत मामले हैं उनकी सुनवाई करता है। इंपोर्टेंट नोट, इसके निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों का निपटारा न्यायालय करता है। 5वीं जो हमारी संस्था है वो है लेखा परीक्षकों का न्यायालय। बहुत शॉर्ट नोट में से करेंगे। इसकी सदस्य संख्या 15 होती है, जिनकी नियुक्ति संसद की अनुमति से परिषद द्वारा की जाती है। नोट, इसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। इसके कार्य हैं, संघ की धनराशि के व्यय को कानून के अनुसार अथवा सुनिश्चित करती है। संघ का वित्तीय प्रबंध कुशलता पूर्वक है या ये नहीं सुनिश्चित करती है। इस तरह हमारा 16 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।